जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे डिटरमिनेंट की। उसमें अपन देख रहे थे कि डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, वो अपन देखा बहुत अच्छे से। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आज की सबसे पहले आप हेडिंग यही बनाइए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये दो डिटरमिनेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो ये अपने पास डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स हैं, जैसे a1 a2 b1 b2। ये एलिमेंट्स है l1 l2 m1 m2। देखिए इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे करते हैं, अपन रो टू रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या रो टू कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम टू रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कॉलम टू कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिटरमिनेंट में कोई परेशानी नहीं होती है। तो अपन सबसे पहले रो टू रो ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आता है इसका वैल्यू, ये अपने पास आता है, देखिए a1 को l1 से मल्टीप्लाई करिए, a1 l1 प्लस a2 l2। अब जो फर्स्ट रो को है उसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करिए दूसरे डिटरमिनेंट की, तो वो हो जाएगा a1 m1 प्लस a2 m2। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा b1 l1 प्लस b2 l2। ये से हो जाएगा b1 m1 प्लस b2 m2। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप रो टू कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसी को अपन लिख देते हैं ऐसे, ये अपने पास हो जाएगा a1 l1 प्लस a2 m1। इसको इससे किया तो ये हो जाएगा a1 l2 प्लस a2 m2। ऐसे इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा b1 l1 प्लस b2 m1। ऐसे ही b1 l2 प्लस b2 m2। वैल्यू सेम ही है। रो टू कॉलम भी कर सकते, कॉलम टू रो भी कर सकते, रो टू रो भी कर सकते, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं। हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखिए नोट पॉइंट लिखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट, यदि अपने पास कोई डिटरमिनेंट है, इफ ये डिटरमिनेंट अपने पास जिसमें एलिमेंट्स अपन को दिए हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। और एक दूसरा डिटरमिनेंट डेल्टा जो क्या कर रहा है, इसके कोफैक्टर से बन रहा है। डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट डी से जो कोफैक्टर से बन रहा है वो है डेल्टा। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तब C11 C12 C13 C21 C22 C23। ऐसे C, ये C है, ठीक है, C31 C32 C33। ये अपने पास डिटरमिनेंट बन जाएगा कोफैक्टर्स का। तो अब इनमें आपस में अपन रिलेशन निकालना चाहते हैं कि डेल्टा और डी में, कि जिससे अपन को डिटरमिनेंट डी का वैल्यू दिया हो तो उसके कोफैक्टर्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाले। तो वो रिलेशन निकालने के बाद क्या करते हैं, डी और डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दिया। तो डी और डेल्टा को मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट इसके रो से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा a11 C11 प्लस a12 C12 प्लस a13 C13। आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है, जो कि फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताया था शुरुआत में ही। तो ये क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट, देखिए ये तो अपने यहाँ पे डी आ गया। इसको छोड़ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा, तो ये 0 0 आ जाएंगे। सिमिलरली जब अपन करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर इससे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया यहाँ से d इंटू डी स्क्वायर, ठीक है।
तो अपने पास यहाँ से डेल्टा क्या आ गया, डी स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर डेल्टा क्या आ गया, डी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यदि कोई सी डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है और उसके कोफैक्टर्स का डेल्टा यानी डिटरमिनेंट निकालना हो तो उसको वो क्या होता है, डी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन जनरल अपन यहाँ से पॉइंट क्या बना सकते हैं, नोट पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट डी यदि n है, देन डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स डेल्टा, मतलब वो डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, डी की पावर n-1। ये रिलेशन पता होना चाहिए, डी की पावर n-1। बोलो कोई परेशानी समझने में नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में कैसे अपन इसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए अब करते बात क्वेश्चंस की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन को वैल्यू निकालना है, फाइंड, ये दिया डिटरमिनेंट दिया a1 l1 प्लस b1 m1, a1 l2 प्लस b1 m2, a1 l3 प्लस b1 m3। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा a2 l1 प्लस b2 m1, a2 l2 प्लस b2 m2, a2 l3 प्लस b2 m3। अपने पास यहाँ पे a3 l1 प्लस b3 m1, यहाँ पे a3 l2 प्लस b3 m2, यहाँ पे है a3 l3 प्लस b3 m3। इसको सिंपलीफाई करना है, इसका वैल्यू कितना आएगा वो अपन को निकालना है। तो देखिए, खुद से ट्राई करिए, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो तो हमेशा क्या करिए, उसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में लाने की कोशिश करिए। तो फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट ये है इनटू एक डिटरमिनेंट ये है। ठीक है, अब पकड़िए, कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे चाहिए a1 l1 प्लस b1 m1। तो फॉर एग्जांपल अपन ये इसका फर्स्ट एलिमेंट a1 ले लिया तो उसको क्या लेना पड़ेगा, l1। यदि इसका अपन b1 ले रहे हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, m1। अब या तो इसको 0 ले लीजिए या उसको 0 ले लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका n1 ले लिया। बताओ फर्स्ट वाला एलिमेंट बना कि नहीं बना, मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब सेकंड वाला एलिमेंट बनना चाहिए a1 l2। तो a1 l2 यहाँ पर होना चाहिए और m2 यहाँ पे होना चाहिए, और इसको 0 कर दिया। ऐसे ही l3 m3 0, कोई परेशानी नहीं। अब सेकंड चाहिए a2 l1। तो a2 यहाँ पे आएगा, b2 यहाँ पे आएगा, ये फॉर एग्जाम्पल n2 है। ऐसे सिमिलरली a3 b3 n3। देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, सेम डिटरमिनेंट बन रहा है। तो डिटरमिनेंट सेम बन रहा है तो वैल्यू भी सेम ही होगा। तो देखिए ये वाला, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, क्योंकि इसके एक कॉलम पूरा का पूरा क्या 0 है। तो ये अपने पास कुछ भी करो, 0 इंटू कुछ भी करो तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0। कोई परेशानी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, अपन को निकालना है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ a1 माइनस b1 का स्क्वायर, a1 माइनस b2 का स्क्वायर, a1 माइनस b3 का स्क्वायर, a2 माइनस b1 का स्क्वायर, a2 माइनस b2 का स्क्वायर, a2 माइनस b3 का स्क्वायर। हाँ ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे सिमिलरली a3 माइनस b1 का स्क्वायर, a3 माइनस b2 का स्क्वायर, a3 माइनस b3 का स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट अपन को प्रूफ करना है।
प्रूफ करना अपन को 2 टाइम्स ऑफ a1 माइनस a2 माइनस a3 माइनस a1 इंटू b1 माइनस b2 माइनस b3 माइनस b1, ये अपन को लाना है। ठीक है, ये अपन को लाना है। तो करिए ट्राई खुद से। ये लाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो, a1 माइनस b1 का स्क्वायर। तो देखिए ये अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास बन गया। देखिए a1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a1 b1 प्लस b1 स्क्वायर, ये आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a1 b2 प्लस b2 का स्क्वायर। ऐसे ये आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a1 b3 प्लस b3 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a2 b1 प्लस b1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये लिख लेंगे अपन, कोई परेशानी नहीं, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको ऐसे लिखना चाहते हैं इस डिटरमिनेंट को कि तो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए। तो कैसे आएंगे? सबसे पहले तो दो डिटरमिनेंट बनाओ, उनको मल्टीप्लाई करो। अब एलिमेंट्स पुट करोगे, कैसे एलिमेंट्स पुट करेगी ये बन जाए। यहाँ पे चाहिए a1 स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए b1 स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए माइनस 2 a1 b1। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला a1 स्क्वायर रख दिया तो इसको 1 रख दिया। सेकंड अपन को चाहिए माइनस 2 a1, तो इसको फॉर एग्जाम्पल इसको अपने माइनस 2 a1 रख दिया, उसको b1 रख दिया। इसको b1 स्क्वायर रख दिया तो इसको 1 रखना पड़ेगा। बोलो बना कि नहीं बना? ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे आ जाएगा a2 स्क्वायर माइनस 2 a2 1, a3 स्क्वायर माइनस 2 a3 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 b2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 b3 का स्क्वायर। समझ में आया? कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। अब इनका प्रोडक्ट करके देखिए, देखिए ये वाला टर्म्स बन रहे हैं, तो ये वाले टर्म्स बन रहे हैं। तो अब अपन को ये प्रूफ करना, तो ये दिख गया होगा। अपन को पता है कि स्टैंडर्ड अपन जानते हैं कि 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। स्पेशल डिटरमिनेंट याद होगा आपको, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। यदि आप पीछे के लेक्चर छोड़ के आ रहे हो तो हो सकता है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आए, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि यदि जो मैंने पहले पढ़ा दिया है और यदि आप उसको अच्छे से क्लियर कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी समझने में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये लाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो सेकंड कॉलम में से -2 कॉमन ले लिया। अब फिक्स ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट कॉलम है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। यदि अपन कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस साइन के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे आगे कितना आएगा? -1 आएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2 माइनस a3 माइनस a1। कोई परेशानी नहीं। और ये तो स्टैंडर्ड है, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी अपन को पता है, b1 माइनस b2 माइनस b3 माइनस b1। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यही अपन को प्रूफ करना था। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए। अब अपन नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे डिटरमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन से हर साल कहीं ना कहीं आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे आप जेईई आप क्लियर करके आईआईटी में एंट्री करेंगे तो आईआईटी के फर्स्ट ईयर में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाए जाएंगे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए ध्यान से समझना है। तो आप लिखिए हेडिंग सॉल्विंग सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशंस। इसको अपन क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए। तो इसको समझने से पहले बचपन में अपन पढ़ते थे, उसको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको, शायद 8th 9th क्लास में आ जाता है। जैसे अपन को पता है कि ये दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन है x और y में, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, दो इक्वेशन है। तो अपन को x और y निकालते, तो अपन जानते हैं या तो एक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे x और y के, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, या तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, या लाइंस आपस में कोइंसिडेंट करेंगे, यही पॉसिबल केस है। तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब क्या कंडीशन आती है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहां से अपने पास क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और यदि लाइंस पैरेलल है, पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और यदि लाइन कोइंसिडेंट कर रही हैं, इसका मतलब यहां से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। थर्ड देखिए, यदि लाइंस कोइंसिडेंट कर रही हैं, कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए कि तीनों रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। कोई परेशानी नहीं। तो यहां से अपने पास आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट। ये अपन बचपन में देखे थे, उस टाइम अपन को नहीं पता होता था कि ये लाइन की इक्वेशन है। अभी थोड़ा आइडिया हो गया कि लाइंस की इक्वेशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट करते हैं। वहां पे अपन को नहीं समझ में आता, अपन वहां पे रटते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, उनका अभी अपन देखते हैं तो उनका मीनिंग दिखता है अपन को, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर चीज का आपको मीनिंग दिखेगा, कोई भी ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बता रहे हैं। तो अभी अपन बात करते हैं, यहाँ पे तो दो ही वेरिएबल थे। अभी यदि अपने पास तीन वेरिएबल हो, फॉर एग्जाम्पल अपने पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ऐसे ही है अपने पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। ये अपने पास तीन इक्वेशंस हैं। अपन एक्स वाई जेड का आपस में एलिमिनेट करके एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपन डिटरमिनेंट यूज करके कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट यूज करने के बाद में अपने पास एक्स आता है dx बाई डी। अभी बताते हैं कि dx क्या होता है, dy क्या होता है, उसको लिख पाते हैं। अभी y आता है dy बाई डी और z आता है dz बाई डी। अब dx dy dz क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। d है अपने पास जो भी x और y और z की जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो डिटरमिनेंट बनता है, वही अपने पास क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और dx dy और dz क्या, dx फॉर एग्जांपल dx के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी x के कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर देना है जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड उससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d1 d2 d3, ये ऐसे कैसे b1 b2 b3 c1 c2 c3, कोई परेशानी नहीं। ऐसे सिमिलरली dy आ जाएगा dz आ जाएगा, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। इसमें ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, इसमें चेंज हो जाएगा d1 d2 d3, और इसमें ये वाला ऐसे कैसे चेंज रहेगा, इसमें ये हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। क्लियर। अब यहां से अपने पास अब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल केस बनते हैं अपने पास। अभी मैंने बताया या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या सॉल्यूशंस होंगे तो यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। ये तीन ही पॉसिबल केस बनते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं।
सबसे फर्स्ट देखिए, इफ डी नॉट इक्वल टू जीरो, यदि डी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, डी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डी जीरो नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसको लिख दे डी नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशंस हैं कंसिस्टेंट एंड विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। उसके अंदर भी देखिए, इसका सब पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन का, इफ dx dy और dz सबके सब एक साथ जीरो जाए तो जो सॉल्यूशन आते हैं यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, उसको अपन बोलते हैं ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, यदि इनमें से कोई भी एटलीस्ट वन आउट ऑफ dx dy dz इनमें से यदि कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, कोई भी एक, तो इसको बोलते हैं अपन नॉन ट्रिवियल यूनिक। ये नाम है, ऐसे यूज कर सकता है नाम्स को, और वैसे कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कई बार बोलते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो पता ही नहीं चलता है कि ट्रिवियल क्या होता है। ठीक है, सेकंड देखिए, ये तो डी के लिए, जब डी नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डी अपने पास जीरो जाए, जब डी इक्वल टू जीरो जाए, और इसका फर्स्ट पार्ट है अपने पास, इफ dx dy dz are also zero, then system of equation will consistent and will have infinitely many solutions, या इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन ऐसे बोल सकते हैं। और सेकंड, यदि इनमें से कोई भी एटलीस्ट वन जीरो के इक्वल नहीं हुआ, एटलीस्ट वन dx dy dz, यदि इनमें से यदि कोई भी जीरो के इक्वल नहीं हुआ, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have no solutions, then inconsistent लिख लेना है। अभी इसको ऐसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन कंसिस्ट नहीं कर रहा है। ये ऐसे कैसे पता होना चाहिए, एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। अपने पास तीन इक्वेशंस दिए हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, उनमें अपन यदि d निकालते हैं, यदि d का वैल्यू जीरो के इक्वल आता है, तो d का वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि उसमें या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि dx dy dz तीनों के तीनों एक साथ जीरो हो जाते हैं, जब d जीरो है उसके साथ dx dy dz भी जीरो हो जाते हैं, तो वहां पे अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और यदि उनमें से कोई भी यदि एक भी जीरो के इक्वल नहीं हुआ, तो वहां पे अपने पास क्या आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और सेकंड केस, जब d नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वहां पे अपने पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और उसमें भी यदि dx dy dz जीरो के इक्वल आता है, तो वो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल किसको बोलते हैं, जहां पे सबके सब जीरो सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, और यदि उनमें से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं आता, तो उसको नॉन ट्रिवियल बोल देंगे। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख लीजिए, आप इसको एक्सेप्शन भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो देखिए इसमें d तो जीरो हो रहा है, d तो जीरो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, d तो जीरो हो गया।
और डी एक्स भी जीरो हो गया, डी वाई भी जीरो हो गया, डी जेड भी जीरो हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सबके सब डी एक्स डी वाई डी जेड सबके सब जीरो रहे, क्योंकि दो रो कॉमन आ रही हैं, दो कॉलम्स सेम है, तो जीरो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डी एक्स भी जीरो, डी भी जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए डिटरमिनेंट के हिसाब से, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तीनों के तीनों देखिए पैरेलल प्लेन्स हैं, तीनों के तीनों पैरेलल प्लेन्स है, तो वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन लिखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यदि पैरेलल प्लेन्स दे दे तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये इसको आप लिख लेना और ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्शन, ये फॉलो नहीं करता डिटरमिनेंट को। इसको आगे बात करते हैं, अब इसी का सब पार्ट है। यदि यहाँ पे राइट हैंड साइड जीरो जीरो जाए, ऊपर आप लिख सकते हो होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें अपन को दिख ही रहा है कि डी एक्स भी जीरो होगा, डी वाई भी जीरो होगा और डी जेड भी जीरो होगा, दिख रहा है ये तो। और यदि इसमें इफ डी जीरो जाए, सबसे फर्स्ट केस डी जीरो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस, ठीक है, ठीक है। और सेकंड, इफ डी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा, और वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी तक जे के पैटर्न में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके हिसाब से ये वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस पॉइंट पे बेस, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद में चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ तीन इक्वेशन अपन को दिए हैं, लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो। बोला कि हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, देन फाइंड लैम्डा। अपन को लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल दिया, मतलब सॉल्यूशन तो है उसके, सॉल्यूशन है, इसको में अपन को क्लियरली दिख रहा है कि डी एक्स भी जीरो है और डी वाई भी जीरो है और डी जेड भी जीरो है कि नहीं? क्लियरली दिख रहा है। तो मतलब सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? डी को जीरो होना ही पड़ेगा, डी को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डिटरमिनेंट बनाइए, लैम्डा माइनस वन वन लैम्डा माइनस वन 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 वन, ये जीरो होना ही चाहिए। तो यदि आप प्रॉपर्टी लगाए तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो इसमें एक्सपेंड ही कर देते हैं अपन, तो क्या ही लगाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस वन माइनस वन टाइम्स, इसको उठाइए, इसको उठाइए, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन टाइम्स, इसको उठाइए, इसको उठाइए, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो ये तो निपट गया, तो ये अपने पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस वन इंटू प्लस लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अभी क्लास है तुम्हारा, यहाँ पे क्लास है, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया अपने पास लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस वन। तो ये अपने पास जो भी कोई भी वैल्यू आएगी देख लीजिए, ठीक है।
माइनस टू वन, ये प्लस वन होगा, तो ये प्लस वन होगा यहाँ पे, तो ये वाला स्टेप गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ रहा है अपने पास -1, -1 के लिए होगा। ठीक है, अरे कुछ गड़बड़ी कर दी यार अपने। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, 0 के इक्वल करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो तो खुद से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P and Q, the system of equations, अपन को इक्वेशंस दिए हैं 2x प्लस py प्लस 6z इक्वल टू 8। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस qz इक्वल टू 5। और ये थर्ड इक्वेशन है x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4। फिर इसमें बोल रहा है कि हैज, सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट है ए यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट है नो सॉल्यूशन। तो इसमें बनाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, पे एंड के सिस्टम इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, डी निकालना चाहिए। डी निकालेंगे तो डी देखिए क्या आएगा, इसमें डी आ जाएगा 2 1 1 P 2 1 6 Q 3। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद में देखिए हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, ये उठाइए 6 माइनस Q, ये आ जाएगा माइनस P टाइम्स, इसको उठाइए 3 माइनस Q, फिर प्लस 6 टाइम्स ये, इसको उठाइए तो 1 माइनस 2। रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको लिख लीजिए अब 12 माइनस 2Q माइनस P टाइम्स ऑफ 3 माइनस Q माइनस 6। तो ये हो गया 6 माइनस 3Q, 6 माइनस 2Q माइनस P टाइम्स ऑफ 3 माइनस Q। तो ये अपने पास D आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 3 माइनस Q माइनस P टाइम्स ऑफ 3 माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा D फाइनली सिंपलीफाई हो जाएगा, वो क्या आएगा 2 माइनस P इंटू 3 माइनस Q। ठीक, अब अपन को dx निकालना चाहिए, dy निकालना चाहिए, dz निकालना चाहिए। उसी से अपन बता पाएंगे कि कहाँ पे इनफाइनाइट होगा, कहाँ पे यूनिक होगा, कहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन को dx भी निकालना पड़ेगा, dy भी निकालना पड़ेगा। तो dx निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको जो कांस्टेंट है उनसे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो 8 5 4, नेक्स्ट आ जाएगा P 2 1, ये आप खुद से भी कर सकते हैं 6 3। तो इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने पास बनता हुआ दिखाई देगा 8 टाइम्स 6 माइनस Q माइनस P टाइम्स 15 माइनस 4Q प्लस 6 टाइम्स 5 माइनस 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 8Q माइनस P टाइम्स 15 माइनस 4Q माइनस 18। तो ये अपने पास हो गया 30 माइनस 8Q माइनस P टाइम्स ऑफ 15 माइनस 4Q। तो अपने पास यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 15 माइनस 4Q। तो 15 माइनस 4Q यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास dx फाइनल ये बनेगा 15 माइनस 4Q
इंटू 2 माइनस पी, ये अपने पास dx बनेगा। और अब अपन dy निकालेंगे। dy आना चाहिए, ये आ जाएगा dy। इसमें अपन ये तो फर्स्ट वाला था, ऐसे कैसे रखिए 2 1 1, और ये आएगा अपने पास, इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए 854, और ये आ जाएगा 6q3, 6q3। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो अपने पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस 15 माइनस 4q माइनस 8 टाइम्स 3 माइनस q प्लस 6 टाइम्स इसको हटाइए 4 माइनस 5, तो ये अपने पास आ जाएगा 30 माइनस 8q और माइनस 24 प्लस 8q माइनस 6, तो माइनस 8q प्लस 8q निपट गया। 30 माइनस 24 प्लस 6 माइनस 6, ये भी निपट जाएंगे, तो फाइनली यहाँ से 0 आ रहा है। ठीक है, dy 0 आ गया। अब dz और निकालना है, तो dz निकाल लेते हैं। dz फर्स्ट को ऐसे कैसे रखिए 2 1 1 p 2 1, और z को चेंज कर दीजिए 854 से 854, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ 8 माइनस 5 माइनस p टाइम्स, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 8 टाइम्स 1 माइनस 2, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 3 इंटू 2 6 माइनस 4p माइनस p हो जाएगा 6 माइनस प्लस p और माइनस 8, तो यहाँ से आ रहा p माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, d अपने पास आया था 2 माइनस p इंटू 3 माइनस q, और dx आया अपने पास, dx आया 15 माइनस 4q इंटू 2 माइनस p, और dy आया अपने पास, आया अपने पास 0, और dz आया अपने पास p माइनस 2। ठीक है, dx आ गया, dy आ गया, dz आ गया। अब अपन से सबसे फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए कि d 0 होना चाहिए, उसके साथ साथ dx भी 0 होना चाहिए, dy भी 0 होना चाहिए, dz भी 0 होना चाहिए, मतलब 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट बनना चाहिए, तो वहीं से अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो अभी जो ये बाकी का पोर्शन है उसको हटा देता हूँ। तो इनफाइनाइट के लिए सबसे फर्स्ट पार्ट इनफाइनाइट बोल रहा है, इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए, d 0 होना चाहिए एंड dx भी 0 होना चाहिए एंड dy भी 0 होना चाहिए एंड dz भी 0 होना चाहिए, तभी अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो यहाँ से 0 करेंगे तो p क्या होना चाहिए, p2 होना चाहिए, q3 होना चाहिए फर्स्ट से, सेकंड से क्या कंडीशन आ रही है, q कितना होना चाहिए 15/4 होना चाहिए, और यहाँ से p कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। थर्ड से क्या आ रहा है, थर्ड तो कुछ भी रखिए, फोर्थ आ रहा है, फोर्थ आ रहा है p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2, तो इनमें से कॉमन वैल्यू देखिए p इक्वल टू 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फाइनली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आ जाएगा, p का वैल्यू तो आ जाएगा p इक्वल टू 2 एंड q के ऊपर डिपेंड नहीं करा, तो q बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। सेकंड पार्ट बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक के लिए क्या होना चाहिए, d क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो d 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो गया कि p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3 माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब p क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता और q 3 नहीं हो सकता, तो बाकी की कोई भी वैल्यू लीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा p बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और q आ जाएगा q बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब dx dy dz 0 हो
तो उससे तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रिवियल हो जाएगा, और जीरो नहीं है तो नॉन ट्रिवियल हो जाएगा, तो फिर भी यूनिक ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है, डी नॉट इक्वल टू जीरो। अब थर्ड पार्ट बोला है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं हो सकता, जब डी तो जीरो हो और dx dy dz उनमें से कोई भी एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, डी तो जीरो हो एंड एटलीस्ट वन dx और dy और dz जीरो के इक्वल ना हो। तो अपन यहां से देखिए डी जीरो कहां पे हो रहा है, p इक्वल टू के लिए और q इक्वल टू 3 के लिए। तो इनमें से देखिए कि किसके लिए dx dy dz जीरो बन रहा है। तो जैसे p इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो देखिए dx भी जीरो बन रहा है, dy भी जीरो बन रहा है, dz भी जीरो बन रहा है, इसलिए अपन p इक्वल टू 2 नहीं ले सकते। अब देखिए q इक्वल टू 3 पुट करिए तो q इक्वल टू 3 के लिए ये भी जीरो नहीं बन रहा है, ये भी जीरो नहीं बन रहा है। तो उसमें बोला कि कम से कम एक ही अपने पास नॉन जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो नॉन जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से अपने पास क्या आ गया कि p बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और यहां से अपन q की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। बोलो, आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, डी निकाला, dx निकाला, dy निकाला, dz निकाला, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। उसके बाद में जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करा दिया और अपने पास p की जो भी वैल्यूज है वो आ जाएंगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, फिर अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेकंड लास्ट दो क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। और यदि कोई कैलकुलेशन एरर होती है तो आप देख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया x प्लस साइन अल्फा इंटू वाई प्लस कोस अल्फा इंटू जेड इक्वल टू जीरो, और फिर बोल रहा है x प्लस कोस अल्फा इंटू वाई प्लस साइन अल्फा इंटू जेड इक्वल टू जीरो, फिर बोल रहा माइनस एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई प्लस माइनस कोस अल्फा इंटू जेड इक्वल टू जीरो। ये अपन से बोल रहा है, ठीक है। हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन फाइंड अल्फा। यदि इसकी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस देन फाइंड अल्फा। अल्फा का अपन को वैल्यू बताना है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दिया, इसमें अपन को दिख रहा है क्लियरली कि dx भी जीरो है, dy भी जीरो है, dz भी जीरो है। और यदि अपन d को जीरो करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो d को जीरो ही करना पड़ेगा, तो यहां से d जीरो करिए तो d क्या हो जाएगा, देखिए d अपने पास आ गया, x और y की जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रख दीजिए, 1 साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 कोस अल्फा साइन अल्फा, -1 साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
जीरो ना चाहिए तो अब इसमें क्या करें, थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, जीरो बनाने की कोशिश करिए। तो जीरो कैसे बन सकते, जब अपन R1 को R1 प्लस R3 से रिप्लेस कर दें, R1 को R1 प्लस R3 कर दें, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, ये हो जाएगा जीरो, ये 1 कोस अल्फा, और ये साइन अल्फा, ये हो जाएगा -1 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ये ऐसे कैसे है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो इसको इस यही आएगा माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन अल्फा जीरो हो और या साइन अल्फा इक्वल्स टू कोस अल्फा मतलब टेन अल्फा इक्वल्स टू 1 हो, तो अल्फा यदि जीरो है तो इसका सॉल्यूशन अपन को पता है कितने होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू n पाई, और यदि ये जीरो है तो ये क्या आता है, अल्फा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो तो उनको कैसे अपन लिखेंगे, ये है बात। अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे मैट्रिसेस की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। डिटरमिनेंट इतना ही है, और ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। और अब जब पीवाईक्यू देखेंगे तो उनमें आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा फॉर which the system of equations इक्वेशंस दिए अपन को x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, और इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0, और दिया अपन को x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 0, सॉरी लैम्डा, ठीक है, आर कंसिस्टेंट and find the solution for all their values of lambda। सॉल्यूशन से निकालने अपन को, जो भी लैम्डा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी उसके लिए अपन को सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हो उसके लिए सबसे पहले तो डी चेक करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो है, बोल रहा है कि या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, वो डी से पता चल जाएगा। डी से पता चलेगा तो अपन सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखिए डी अपने पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट, ये क्या है 1, ये 2, ये 1, ये हो जाएगा 1 -3 -5, ये -2 1 4। इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 इंटू -12 प्लस 5 -1 टाइम्स 8 -1 -2 टाइम्स -10 प्लस 3, बताओ। तो ये हो गया -7, ये भी हो जाएगा -7 इंटू -2 प्लस 14, ये देखिए जीरो आ रहा है। मतलब डी जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि यदि सॉल्यूशन होने हैं, सॉल्यूशन रखने हैं, सॉल्यूशन कंसिस्ट करने हैं, तो dx और dy और dz सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए उस लैम्डा के लिए। तो एक बार dx निकाल दे तो dx देखिए क्या हो रहा है, 0 0 लैम्डा 1 -3 -5 -2 1 4, ये क्या होना चाहिए
जीरो होना चाहिए। तो जीरो देखिए किस लैम्डा के लिए हो रहा है, तो ये -1 टाइम्स है, सॉरी लैम्डा टाइम्स, लैम्डा लैम्डा है -1 नहीं, लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा 1 -6 इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए dx जीरो हो रहा है, और ये dy भी जीरो हो रहा है इसके लिए, और dz भी जीरो हो रहा है, देख लीजिए लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए। तो जीरो हो रहा है तो अपन बता सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए कंसिस्ट करेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अपन सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो जो x और y और z होगा उनकी वैल्यू में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो देखिए कैसे होगा। और ऐसे जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने की बात करें तो सबसे पहले लेट अज्यूम करिए कि z क्या है, k है, k यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यदि z क्या आ गया तो अपन क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस इक्व टू क्या हो गया, 2k हो गया, और 2x माइनस 3y इक्व टू माइनस k हो गया। अब x और y को k में निकाल लीजिए, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये x निपट जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3y इक्व टू 4k प्लस k 5k। तो y आ गया अपने पास k, तो y यदि k आया तो x कितना आ जाएगा, x प्लस k माइनस 2k इक्व टू जीरो। तो x भी अपने पास k आ रहा है, तो अपने पास सॉल्यूशंस क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो जाएंगे अपने पास k कोमा k कोमा k, ये अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये अपना डिटर्मिनेंट यहाँ पे खत्म होता है। आई थिंक मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और अभी अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मैट्रिसेस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।